हरियाणा के नूंह जिले और मध्य प्रदेश के दिल में एक खतरनाक नेटवर्क जन्म ले रहा है। अपराध, धोखाधड़ी और संभावित आतंकी फंडिंग का ऐसा जाल जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। दक्षिण पूर्वी हरियाणा का ये इलाका पिछले कुछ सालों में देश का सबसे खौफनाक साइबर क्राइम हॉटस्पॉट बन चुका है। ये नया जामताड़ा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन इसका मध्य प्रदेश कनेक्शन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा साइबर क्राइम रैकेट पकड़ा था। इसकी रकम 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इसमें खुलासा हुआ था कि इस पूरे ऑपरेशन के असली मास्टरमाइंड एमपी में नहीं बल्कि नूंह में बैठे थे। गुरुग्राम के एक फ्लैट से वो पूरे भारत में लाखों लोगों को ठगने वाला डिजिटल साम्राज्य चला रहे थे, जहां चल रहे अवैध कॉल सेंटर से रोज नौकरी, निवेश, क्रिप्टो घोटालों से लेकर फर्जी पुलिस एजेंसी के नाम पर धमकियों के कॉल किए जाते थे। तो अगर हम आज के वर्तमान उसमें देखें साइबर क्राइम जो इंडिया से जनरेट हो रहा है, तो उसके बहुत सारे हॉट स्पॉट हैं। उसमें से एक नूंह भी बहुत मेजर हॉट स्पॉट है। जैसे किसी जमाने में जामताड़ा हुआ करता था, वही हॉटस्पॉट आज की डेट में अब नूंह में कन्वर्ट हो चुका है। इसके लिए हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार से लगातार इसमें हमारी कम्युनिकेशन होता रहता है। वहाँ से हमें जो भी मदद है वो भी मिलती रहती है। मध्य प्रदेश से इसका सीधा और गहरा संबंध है। विंध्य और महाकौशल क्षेत्रों के गरीब ग्रामीणों के 1000 से ज्यादा बैंक खातों को पैसा इधर से उधर करने के लिए म्यूल अकाउंट्स की तरह इस्तेमाल किया गया। लोगों को बताया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन असली मकसद इन खातों का ठगी में इस्तेमाल करना था। आंकड़ा आया था मोटा मोटी कि 1000 के आसपास खातों में ही 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, इंटेलिजेंस में भी एक फिगर आया था। तो ऐसा कोई आंकड़ा है, ये रकम इससे भी ज़्यादा हो सकती है कि 3000 करोड़ से ज़्यादा का अकाउंट जो इन खातों में जो मध्य प्रदेश से लिए गए पैसे हैं इसमें इस्तेमाल किए गए। अगर हम पर्टिकुलर प्रकरण की बात करें तो उसमें लगभग 1000 हमें संदिग्ध खाते मिले थे, उसके अधिक भी हो सकते हैं। और उसमें लगभग कई हजारों की संख्या, करोड़ों की संख्या में पैसे का लेन देन निकल के आया था। बट वो पैसे का लेन देन कोई स्टैटिक नहीं रहता है, क्योंकि वो लगातार मूवमेंट होता रहता है। बट उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये जरूर निकल के आई थी कि बहुत सारे खातों का जो इस्तेमाल है वो शेल कंपनी उसको खोलने के लिए किया गया था। और जो बड़ा अमाउंट है वो इस तरह की शेल कंपनीज के नाम पर ही पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था या कहीं पे जमा हो रहा था। इन खातों के साथ साथ सैकड़ों फर्जी सिम कार्ड भी मध्य प्रदेश से ही जुटाए गए थे। ये सिम पहले एमपी से पटना पहुंचे, जहां बिचौलिए इन्हें पैक करके नूंह भेज देते थे। ये सिम साइबर ठगी का सबसे बड़ा हथियार थे। नूंह के ऑपरेटर हैदराबाद और महाराष्ट्र में कई शेल कंपनियां भी चलाते थे। देश भर में साइबर ठगों ने अगर नूंह को अपना ठिकाना बनाया है, तो मध्य प्रदेश के कई भोले भाले नागरिकों के खातों को, उनके सिम कार्ड का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रणय नागवंशी जी। सर, ऐसा देखने में आया है कई मामलों में कि 70% जो सिम कार्ड हैं, म्यूल अकाउंट जिसको कहते हैं, वो या तो विंध्य प्रदेश के हैं या फिर महाकौशल से आ रहे हैं। और क्या इसका एपिसेंटर हम मान सकते हैं कि सब कुछ जो ठग हैं वो हरियाणा के नूंह के लोग हैं? देखिए, अगर अपन मध्य प्रदेश के कंटेस्ट में बात करें तो ये निश्चित रूप से सही है कि जबलपुर, कटनी, रीवा, सीधी, सतना और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में फर्जी सिम का विक्रय हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने लास्ट मंथ ही हमने एक ऑपरेशन फास्ट इसी फर्जी सिम विक्रेताओं के खिलाफ चलाया था। उसमें हमको कुछ नए सेंटर भी मिले हैं, जिस तरह की दमोह है, डिंडोरी है, या शिवपुरी और ग्वालियर के क्षेत्र हैं, या इंदौर के आसपास के क्षेत्र हैं, जहां से हमें फर्जी सिम के विक्रय की जानकारी मिली और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। ये गड़बड़ी केवल स्थानीय एजेंटों तक सीमित नहीं थी। कुछ मामलों में बैंक कर्मचारी तक शामिल पाए गए। क्या इसमें बैंक वालों की भी संलिप्तता पाई गई है? आपने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है क्या इसमें? हाँ, कुछ जगहों पे बैंक के जो ऐसे एम्प्लॉयज़ भी संलिप्त हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी खाता खुलवाने में सहयोग करते हैं, और उनके कई बार रेफरेंसेस के माध्यम से भी बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
गरीब ग्रामीण जिन्हें डिजिटल बैंकिंग का मामूली ज्ञान भी नहीं था, उनके नाम करोड़ों के ट्रांजैक्शन से जुड़े मिले। उनके खाते महज 5,000 रुपए महीना किराए पर दे दिए जाते थे। क्या रेंट क्या देते होंगे? जैसे कोई गरीब आदमी है, उसका खाता ले लिया, तो आप लोगों की तफ्तीश में कुछ आया है कि फला रकम दी गई है उनको? हाँ, बहुत नॉमिनल रकम होती है। कई बार 5,000 रुपये महीने के हिसाब से हो गया, ये बहुत हुआ तो कोई जो बहुत ही थोड़ा जागरूक हो जाता है कुछ समय पश्चात तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से भी वो बात कर लेता है। परंतु वो रेंट इतना बड़ा नहीं होता इसको कि हम कहें कि उस नेक्सस का वो हिस्सा है। परंतु ये बात सही है कि लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अपने बैंक अकाउंट को रेंट पे या कमीशन पे देने के लिए। मध्य प्रदेश में साइबर अपराधों की बाढ़ आ चुकी है। इंदौर में एक रिटायर्ड मेडिकल अधिकारी को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 4 करोड़ 32 लाख रुपए ठग लिए गए। भोपाल में 67 वर्षीय बैंक मैनेजर दंपत्ति को ये कहकर डरा दिया गया कि उनके खातों से दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को फंडिंग हुई है। मेरा सवाल था, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत वरिष्ठ वकील साहब थे और उन्होंने बहुत दुखद परिस्थितियां थी उनके साथ कि उनको ठगों ने बहुत देर तक डिजिटल अरेस्ट रखा और बाद में उनको ये कहा कि आप जो धमाके हुए हैं उसमें आपकी संलिप्तता है, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या ऐसे मामले भी बढ़ रहे हैं जहाँ पर लोगों को आतंकी हमलों में उनका नाम है, इस तरह की बात करके ठग परेशान कर रहे हैं और बाद में उनसे पैसे हट रहे हैं? हाँ, जैसा कि अभी अपनी चर्चा हो रही थी उसमें मैं कहूँ तो जैसे ही वो दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई है और उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एंगल निकल के आया है, उसके पास से लगातार इस तरह के बातों को कहकर डराया जा रहा है और डिजिटल अरेस्ट कराया जा रहा है ये बात। परंतु जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि ये तात्कालिक रूप से अभी वर्तमान में क्योंकि ये सिनेरियो चल रहा है इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे ही कोई नया कोई घटनाक्रम कहीं पर होगा तो इस जो साइबर क्रिमिनल हैं वो उस तरीके की फैक्ट्स को लेके और इश्यूज़ को लेके लोगों को डराते या धमकाते हैं। तो आम जनता के लिए यह है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं आना चाहिए, ना ही उसे किसी बात से डरना चाहिए कि उनका नाम किसी आतंकवादी घटना में शामिल हो सकता है। जब उन्होंने कोई कार्रवाई कभी भी इस तरह की संलिप्तता नहीं रही है तो वर्तमान में भी होने की संभावना नहीं रहती है। दूसरी बात, पुलिस कभी भी आपसे, पुलिस या कोई भी पुलिस जैसा विभाग किसी भी आम नागरिक से किसी तरीके का कोई संपर्क टेलीफोन पे नहीं करता है कि उसके साथ में उसका नाम किस तरह की उसमें आया है। तो इस तरह की साइबर फ्रॉड में बिल्कुल भी ना फंसे। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। मई 2021 से जुलाई 2025 तक 1,054 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई, लेकिन पुलिस सिर्फ 19 करोड़ 40 लाख रुपए यानी 2% से भी कम वापस ला सकी। 2020 से 2022 तक हर साल 4 लाख से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज हुई। 1,193 FIR में से केवल 585 में चार्जशीट दाखिल हो पाई। नू और उससे लगे राजस्थान के इलाकों ने अब जामताड़ा को पीछे छोड़ दिया है। झारखंड और बंगाल में लगातार कार्रवाई के बाद नेटवर्क नए इलाकों में शिफ्ट हुआ है। नू अपराधियों को वही सब देता है जिसकी उन्हें जरूरत है, तेजी, गुमनामी और बच निकलने के रास्ते। अब सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। अगर मध्य प्रदेश के म्यूल अकाउंट से पैसा विदेश गया, अगर यही नेटवर्क साइबर ठगी और आतंकी फंडिंग दोनों जगह दिख रहा है और अगर नू इन दोनों का साझा केंद्र है, तो क्या भारत एक नए साइबर आतंक गलियारे के उभरने के मुहाने पर है? भोपाल से NDTV के लिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।